हेलो अफ्यू, कैसे हैं आप लोग? बेहतर होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। आज जो कि आपके ओल्ड एनसीईआरटी का 8th नंबर का चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले बायोलॉजी के स्टूडेंट के पास 2 कलर का पेन तो होनी चाहिए और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे कि आपका एग्जाम भी पास में ही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड, क्या कहेंगे बुआ? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अब जरा समझेंगे सर, ये चैप्टर तो आपका ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। कौन सा चैप्टर है बुआ? तो कहेंगे ये चैप्टर नंबर 8 है। और आप सभी लोग बढ़िया से प्रॉपर इसको समझेंगे और नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो चलेंगे बुआ, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो पहला सवाल कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? सर स्वास्थ्य क्या है? तो कहेंगे सर ये बहुत पुराने समय की बात है, जिस समय साइंस उतना ज्यादा डेवलप नहीं थी। उस समय हेल्थ का क्या परिभाषा था? हेल्थ को परिभाषित करने के लिए एक हाइपोथेसिस दिया गया। उस हाइपोथेसिस के नाम था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या कह सकते हैं बुआ? गुड ह्यूमर ह्यूमर हाइपोथेसिस, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, यानी कह सकते हैं बुआ शतद्रव परिकल्पना, शतद्रव परिकल्पना के नाम इसे हम हिंदी में। सर गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, आखिर सर इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अंदर बिलीव रखने वाले लोग कौन कौन से थे? तो कहेंगे सर एक यूनानी मेडिसिन सिस्टम चलता था पुराने जमाने में, क्योंकि आज पुराने जमाने में हम लोग उसे ग्रीक मेडिसिन सिस्टम के नाम से जानते हैं, आज भी उसे हम लोग यूनानी मेडिसिन कहते हैं। तो यूनानी मेडिसिन सिस्टम और हमारे भारत का इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, क्या कह सकते हैं बुआ? ग्रीक एंड इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम बिलीव इन गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, यानी कि यूनानी मेडिसिन सिस्टम और इंडिया की आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम, ये दोनों मेडिसिन सिस्टम थे जो दोनों के दोनों चिकित्सा पद्धति गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में विश्वास रखते। अब बात करेंगे सर कि एक्चुअल में गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था क्या? सर इनका मानना था कि हमारे बॉडी के अंदर सर्टेन फ्लूइड पाए जाते, हमारे बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं वो? कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ द्रव पाए जाते हैं, जिसको हम ह्यूमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? हमारे बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं, यानी कि शरीर में कुछ द्रव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बुआ? शरीर के अंदर कुछ द्रव पाए जाते हैं, शरीर के अंदर कुछ द्रव पाए जाते हैं, इसको हम ह्यूमर्स भी कहते हैं। अगर ये ह्यूमर्स हमारे बॉडी के अंदर बैलेंसिंग फॉर्म में हो, स्टेट ऑफ कंप्लीट बैलेंस ऑफ दिस ह्यूमर्स, अगर हमारे बॉडी के अंदर इन सभी के सभी ह्यूमर्स का बैलेंसिंग फॉर्म में हो, तो उस इंसान को हेल्दी माना जाता है। क्या कह सकते हैं बुआ? अगर किसी इंसान के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ह्यूमर्स पाए जाते हैं, कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं, तो कहेंगे सर आखिर हमारे बॉडी के अंदर कितने ह्यूमर्स पाए जाते हैं? तो कहेंगे सर जनरली 4 के डिस्कशन किया गया। एक का नाम था बुआ ब्लड। क्या कहते हैं बुआ? ब्लड का मतलब होता है रक्त। दूसरा होता है बुआ म्यूकस। क्या कहते हैं बुआ? म्यूकस, या इसी को कहते हैं फ्लैग में। क्या कहते हैं बुआ? जिसको हम कहते हैं कफ या श्लेष्मा, श्लेष्मा या कफ के नाम से जानते। उसके बाद होता है येलो बाइल। येलो बाइल का मतलब पीली पित्त। और फिर होता था ब्लैक बाइल, यानी कि बुआ कहेंगे काली पित्त। तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ह्यूमर्स पाए जाते, जैसे ये 4 ह्यूमर्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते थे,
तो अगर ये सभी के सभी ह्यूमर हमारे बॉडी के अंदर बैलेंसिंग फॉर्म में हो, तब इंसान को क्या माना जाता था? हेल्दी। अगर मैं कह दूं कि सर इस ह्यूमर्स में, इस फ्लूइड में से अगर किसी की मात्रा डिस्टर्ब हो गई, तब उस इंसान को हेल्दी नहीं माना जाता। अब कहेंगे सर डिस्टर्ब होना का मतलब या तो किसी की मात्रा कम हो जाना या तो किसी की मात्रा बढ़ जाना। जैसे कि आप देखेंगे सर कि किसी इंसान को जब सर्दी जुकाम होता है तो उसके अंदर से म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है, कफ का मात्रा बढ़ जाता है। तब गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का मानना था कि अगर किसी इंसान के अंदर कफ की मात्रा बढ़ गई है, दैट मींस इंसान वो स्वस्थ नहीं है। जैसे कि मैं कह दूं, अगर किसी इंसान के शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा कम हो जाए, रक्त की मात्रा कम हो जाए, तो सर उसका शरीर हल्का पीला पड़ जाता है। तो उसके नेल के अंदर हल्का जो पिंक कलर का जो कलर दिखाई देता है, वो धीरे धीरे येलोइश पड़ जाए, तो समझा जाता है उस इंसान के शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा कम हो गई है। दैट मीन्स कि वो इंसान बीमार है। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? तो कहेंगे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अंदर बिलीव कौन कौन सिस्टम रखता था? तो कहेंगे वो ग्रीक सिस्टम यानी कि यूनानी मेडिसिन सिस्टम और इंडिया की आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम, ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अंदर विश्वास रखते थे। और गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का मानना था कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन फ्लूइड पाए जाते हैं, कुछ द्रव पाए जाते हैं। अगर सभी के सभी द्रव हमारे बॉडी के अंदर बैलेंसिंग फॉर्म में मौजूद है, तो समझेंगे कि वो इंसान स्वस्थ है। अगर जिसके भी शरीर के अंदर इन सभी म्यूकस का, सभी ह्यूमर्स का, अगर मैं कह दूं कि सर बैलेंसिंग फॉर्म डिस्टर्ब हो जाए, या तो मात्रा बढ़ जाए या मात्रा कम हो जाए, तो उस इंसान को हम क्या कहते हैं बुआ? हेल्दी नहीं माना जाता। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं है बाबू? अब हम बात करते हैं बुआ क्या, कि सर गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को एक विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिसअप्रूव कर दिया। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया था। और विलियम हार्वे सबसे पहले एक बॉडी बिल्डर टाइप के इंसान को लेते हैं, हम लोग की तरह नहीं, हम लोग का तो पूरा सब हड्डी दिखता है। अब बॉडी बिल्डर इंसान के अंदर आप देखेंगे खासकर, तो कहेंगे वो पूरा का पूरा उसका वेन्स दिखाई देता है, पूरा ब्लड वेसल्स उसको इजीली दिखाई देता है। उन्होंने क्या किया सर, एक वेन को सेलेक्ट किया, और वेन को सेलेक्ट करने के बाद ऐसे पहले यहां प्रेस किया। यहां देखिए बुआ, इन्होंने क्या किया सर, वेन को ऐसे यहां प्रेस किया और ऐसे ब्लड को स्वाइप कर दिया। जब ब्लड को ऐसे उन्होंने स्वाइप करके देखा, तो देखा कि ब्लड वापस नहीं आया। लेकिन जब माना कि सर उन्होंने इस पॉइंट पर पकड़कर और ब्लड को ऐसे स्वाइप किया, देखा कि ब्लड वापस आ रहा है। दैट मीन्स कि इन्होंने ये बताया कि जो वेन्स होते हैं, जो सिरा, क्या कह सकते हैं बुआ, जो वेन होगा आपके वेन्स के अंदर मैं बात करूं, तो सर ये वेन्स क्या करते हैं, ब्लड को हार्ट की ओर लेकर जाते हैं। ये वेन्स ब्लड को कहां लेके जाते हैं बुआ? हार्ट की ओर लेकर जाते हैं। फिर उन्होंने कहा जो आर्टरी होती है वह ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है। अब देखा सर, उन्होंने देखा कि सर विलियम हार्वे ने एक इंसान जिसके अंदर ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ी हुई थी, क्या कह सकते हैं बुआ, एक इंसान कि मैं कह दूं कि सर ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ी हुई थी। और मैं कह दूं कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहता था कि अगर किसी बॉडी, किसी इंसान के अंदर ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ जाए, तो वो इंसान हॉट पर्सनालिटी का माना जाता था। कौन सा पर्सनालिटी बुआ? हॉट पर्सनालिटी का, हॉट पर्सनालिटी का। वो हॉट नहीं जो आप सोच रहे हैं। वो अगर मैं बात करूं कि किसी इंसान के बॉडी के अंदर अगर ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ जाए, तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इसे हॉट पर्सनालिटी का इंसान माना जाता था। वो ये हॉट का मतलब होता है इंसान क्या हो जाए बुआ? आक्रामक हो जाए, एग्रेसिव हो जाए। इंसान कैसा हो जाए बुआ? एग्रेसिव हो जाए, आक्रामक हो जाए। कैसा हो जाए बाबू? आक्रामक हो जाए। और उस इंसान को फीवर हुआ माना जाता था। क्या माना जाता था बुआ? उस इंसान को बुखार या ज्वर हुआ माना जाता था। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का मानना था कि अगर किसी इंसान के बॉडी के अंदर ब्लैक बाइल की मात्रा डिस्टर्ब हो जाए, ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ जाए, तो उस इंसान को हॉट पर्सनालिटी का इंसान माना जाता था। अगर मैं कह दूं कि हॉट पर्सनालिटी का मतलब होता है आक्रामक, वो इंसान गुस्सैले मिजाज का हो जाएगा, और उस इंसान को माना जाता था कि फीवर हो गया। लेकिन विलियम हार्वे ने क्या किया, एक ऐसे इंसान को लिया, एक ऐसे इंसान को सेलेक्ट किया जिसके अंदर
ये ह्यूमर्स और फ्लूइड की मात्रा डिस्टर्ब फॉर्म में था, यानी कि उस इंसान के अंदर ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ा हुआ था। और ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ने के बाद फिर भी देखा कि सर वो इंसान नॉर्मल था। और मैं कह दूं कि सर गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के को डिसअप्रूव यानी कि गलत सिद्ध करने वाले साइंटिस्ट का नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने देखा कि एक इंसान के अंदर ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ा तो था, लेकिन वो इंसान नॉर्मल था, उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल था। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? तो आगे की स्लाइड में ये सारी बातें लिखा हुआ है। अब देखिए बुआ, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अंदर बिलीव कौन रखते थे बुआ? ग्रीक एंड इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम। हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। हमने बताया कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ह्यूमर्स पाए थे। ह्यूमर्स कितने बताए थे? 4। अगर ये बैलेंसिंग फॉर्म में है तो उसको क्या कहेंगे? हेल्दी माना जाता था। अगर किसी इंसान के अंदर ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ जाए तो उस इंसान को हॉट पर्सनालिटी का इंसान माना जाता था। किस पर्सनालिटी कहते हैं वो? यानी कि उग्र विचारधारा के इंसान। दैट मीन्स वो एग्रेसिव हो जाएगा और उस इंसान को फीवर माना जाता। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? फिर मैं बात करता हूं आगे की बात। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया और इन्होंने बताया कि सर जो आर्टरी होती है वह ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है और जो वेन्स होते हैं वह ब्लड को हार्ट की ओर लेकर आते हैं। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? अब मैं बात करता हूं इन्होंने क्या क्या डिसअप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन अ पर्सन पीपल हैविंग डिस्टर्ब्ड ब्लैक बाइल। अब इन्होंने देखा कि सर कि यह एक प्रदर्शित किया कि जिन लोगों में ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ जाती है वो मानसिक असंतुलित होता है, उससे भी शरीर का सामान्य तापमान बना रहता है। हुआ इन्होंने ये सिंपल सा शब्द में कहा कि सर किसी इंसान के अंदर अगर ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ भी जाता है फिर वो इस इंसान के अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन्होंने पाया। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? अब हम आगे बात करते हैं सर कि एक्चुअल में हेल्थ क्या होता है। क्या समझना है बुआ? हमें समझना है सर व्हाट इज हेल्थ। क्या कह सकते हैं बुआ? आखिर हेल्थ क्या है? अब समझेंगे सर। अब मॉडर्न WHO के द्वारा हेल्थ की दी गई परिभाषा कि सर हेल्थ या स्वास्थ्य क्या होता है, तो कहेंगे हेल्थ। WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सर इन्होंने हेल्थ का एक मॉडर्न डेफिनेशन दिया। इन्होंने कहा कि हेल्थ इज नॉट जस्ट अब्सेंस ऑफ डिजीज बट इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इन्होंने कहा अगर किसी इंसान के शरीर में बीमारी नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि आप कह देंगे कि सर वो इंसान स्वस्थ है। वो इंसान को पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर उसे फिट होना चाहिए। माना कि सर कोई इंसान है, कोई बॉडी बिल्डर है, अब मान लीजिए सर उसको सीढ़ी चढ़ना है, वो कूद कूद के सीढ़ी चढ़ता है एकदम बढ़िया से, लेकिन उसको जाना है दूसरे फ्लोर पे, वो चला जाए 5वें फ्लोर में, मेंटली फिट नहीं है, वो इंसान बीमार है। अगर मैं आपसे कह दूं सर कि यहाँ पे समझेंगे कि अगर कोई इंसान खूब बढ़िया से मेंटली फिट भी है और बॉडी बिल्डर भी है, उसको क्या थोड़ी सी कोई कुछ कर दे वहां लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, सोशल तौर पे, सामाजिक तौर पे सही नहीं है। तो कहेंगे सर कि कोई भी इंसान अगर फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी सही हो, तो इंसान फिजिकली भी फिट होना चाहिए। क्या कहते हैं बुआ? फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अगर ये तीनों तौर पे फिट है तो मैं कह सकता हूं कि वो इंसान क्या है? स्वस्थ है। फिजिकली का मतलब शारीरिक तौर पर, फिजिकली का मतलब शारीरिक तौर पे, मेंटली का मतलब मानसिक तौर पे, और सोशली का मतलब सामाजिक तौर पे। अगर कोई इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर तीनों तरह से परिपूर्ण है तो मैं कह सकता हूं कि वो इंसान स्वस्थ है। अगर इंसान स्वस्थ है उस समय उसकी लॉन्गिटिविटी बढ़ जाती है। लॉन्गिटिविटी बढ़ जाती है यानी कि सर उसकी लाइफ स्पान बढ़ जाएगी, सर उसकी दीर्घायुता बढ़ जाती है। दीर्घायुता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है बुआ? उसकी दीर्घायुता बढ़ जाती है। उसकी दीर्घायुता बढ़ जाती है। साथ ही साथ मैं कह दूं तो सर उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, उत्पादकता भी बढ़ जाता है। प्रोडक्टिविटी दैट मीन्स अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक फील करेगा और काम अच्छे से करेगा, जिससे उत्पादकता भी बढ़ जाती है। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? हमने अभी बताया हेल्थ का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, यानी कि इट इज स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशली कंप्लीट वेलबींग।
हेल्थ इज नॉट अ जस्ट absence ऑफ डिजीज, यानी कि अगर आपके शरीर में बीमारी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने के लिए फिजिकल, मेंटल और सोशल सभी तरह से आपको फिट होना पड़ेगा। मैं आपसे बात करूं सर, अगर कोई इंसान स्वस्थ है तो उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, दैट मीन्स कि उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। फिर मैं कह दूं कि सर उसकी जीवन काल बढ़ जाएगी, तो मैं कहता हूं सर उसकी लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है, उसकी दीर्घायुता बढ़ जाती है। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं बाबू? तो चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब एक और बात यहां समझते हैं बुआ, जरा ध्यान से समझेंगे सभी लोग। एक बात और समझना है, आवाज तो हाँ ठीक है। एक बात और समझना है बुआ कि मैं कहता हूं कि मान लीजिए सर जो हमारा माइंड है, माइंड या मेंटल स्टेट, हमारा माइंड या मेंटल स्टेट मानसिक अवस्था, किसकी बात कर रहे हैं बाबू? माइंड या मेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं सर। हमारा माइंड या मेंटल स्टेट का मतलब होता है नर्वस सिस्टम। क्या कह सकते हैं बुआ? नर्वस सिस्टम, यानी कि सर तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं बुआ? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र और उसके साथ साथ मिलके बनता है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कहें बुआ? एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे बॉडी के सभी फंक्शन को कंट्रोल करने का काम, या मेंटल स्टेट, दो ही चीज से मिलकर बना होता है, एक नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, दैट मीन्स की अंतःस्रावी तंत्र। अब कहते हैं सर ये इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर मैं कह दूं सर ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? हमारे इम्यून सिस्टम को। ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को ये इन्फ्लुएंस करेंगे और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा सर? हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है, हेल्थ को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करेगा बाबू? हेल्थ को अफेक्ट करता है। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? इसलिए इंसान को कहा जाता है कि मेंटल तौर पे भी क्या होनी चाहिए? फिट होनी चाहिए। माइंड या मेंटल स्टेट, माइंड या मेंटल स्टेट यानी कि मानसिक स्थिति। किसकी बात कर रहे बुआ? हमारी मानसिक स्थिति जो है वह कितने चीजों से मिलकर बनी है? तो कहेंगे दो चीज, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है, और इम्यून सिस्टम अगर मेंटल स्थिति खराब है तो हमारा इम्यून सिस्टम प्रभावित होगा, और इम्यून सिस्टम प्रभावित है तो इंसान का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। बोल बाबू, बात समझ में आया कि नहीं आया? माइंड या मेंटल स्टेट भी हमारे हेल्थ को क्या करता है सर? अफेक्ट करता है। तो चलेंगे यही अगला स्लाइड पे बात लिखा हुआ है, इसको समझेंगे बुआ। हेल्थ इंक्रीज द लॉन्गेटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, डिक्रीज द मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ये मोर्टिलिटी रेट हो गया वो, इसको आर बना लेंगे। मोर्टिलिटी रेट होता है, क्या कहेंगे बुआ? मोर्टिलिटी रेट। मोर्टिलिटी रेट होता है यानी मृत्यु दर। एंड इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट, क्या कहेंगे बुआ? मोर्टिलिटी रेट। यानी कि कह सकते हैं अगर माँ एक स्वस्थ है तो अगर गर्भवती माँ है तो सर उस माँ के अंदर मरने का भी चांस कम है और उसके बच्चे को भी मरने की चांस कम है। दैट मीन्स कि सर माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु दर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है बुआ? कम। मैंने आपको बताया सर, ये तो दूसरा स्लाइड आ गया है, लेकिन यहाँ एक मिनट पीछे चेक करते हैं। हाँ यहाँ देखते हैं बुआ, मैंने आपको बताया सर कि ये जो है, एक मिनट, ये भी स्लाइड काफी आगे चला गया बाबू। हेल्थ, हाँ यहां समझेंगे। हमने बताया WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की क्या डेफिनेशन है? हेल्थ इज नॉट अ जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। यानी स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है। यानी कह सकते हैं माइंड और मेंटल स्टेट कितने चीज से मिलकर बना है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये इन्फ्लुएंस करता है, क्या करता है बुआ? यहाँ पे इन्फ्लुएंजा हो गया, इसको इन्फ्लुएंस बनाना है। क्या करना है बुआ? इसको हम लोग को बनाना है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस करता है, क्या करता है बुआ? इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यूनल सिस्टम हो गया, इसको इम्यून सिस्टम बनाएंगे। काफी ज्यादा एरर है इसमें। इम्यून सिस्टम को ये क्या है बुआ? ये प्रभावित करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। किसको प्रभावित करेगा बाबू? इम्यून सिस्टम को ये प्रभावित करता है।
किसको प्रभावित करेगा? ये इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को, और ये अफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? अब हमने आपको बताया सर, यहां देखेंगे आगे, यहां मैंने आपको समझेंगे एक और बात सर, कि हेल्थ के बारे में दो चीजें सर, यहां पे हेल्थ, हेल्थ का मतलब होता है सर स्वास्थ्य। क्या होता है बाबू? स्वास्थ्य। तो सर जो हेल्थ हो सकता है, तो एक तो हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है, यानी अपने हेल्थ को अच्छे कैसे बनाया जा सकता है, हम अपने आप को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, तो कह सकते हैं बुआ, सबसे पहले हेल्थ इज मेंटेन बाई, हेल्थ इज मेंटेन बाई। आखिर हेल्थ मेंटेन कैसे होता है, एक स्वास्थ्य कैसे बनाए रखा जा सकता है, स्वास्थ्य को कैसे निरंतर बेहतर बनाया जा सकता है, तो कहेंगे इसके लिए कुछ कुछ आवश्यक चीजें हैं। जैसे कि बुआ सबसे पहले हेल्थ को मेंटेन करने के लिए तो कहेंगे बुआ बैलेंस्ड डाइट। कैसा डाइट होनी चाहिए बुआ? हमारा जो आहार होनी चाहिए वो संतुलित होनी चाहिए, यानी कि हमें संतुलित आहार लेने की आवश्यकता है। हमें अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले क्या है बुआ? तो कहेंगे हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें बैलेंस डाइट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है बुआ? बैलेंस डाइट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात कह सकते हैं कि सर रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत है। इसकी आवश्यकता है बुआ? रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है बुआ? नियमित व्यायाम की आवश्यकता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि फिट रहने के लिए तो आपको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, फिर नियमित रूप से आपको व्यायाम करना पड़ेगा, यानी कि रेगुलर तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और तीसरी कि सर आपको साफ सफाई ध्यान में रखना पड़ेगा, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है। पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत साफ सफाई आपको बना के रखना है। और आगे कह सकते हैं कि आप योगा करेंगे तो आपका हेल्थ और बेहतर हो जाएगा। योगा से तो आप फिजिकली भी फिट हो सकते हैं, यानी कि फिजिकल फिटनेस के लिए भी योगा जरूरी है। फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस दोनों के लिए अगर मैं बात करूं तो योगा जरूरी। मैंने आपको कहा कि सर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ नियम बनाया गया सर, कि आप अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, आप हेल्दी कैसे बने रह सकते हैं। मैंने कहा हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, आपको संतुलित आहार लेना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत तौर पे साफ सफाई की आवश्यकता होगी आपको, और योगा करते रहना चाहिए। योगा से आप मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहेंगे। अब कह सकते हैं वो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, एक्चुअल में आपका हेल्थ किन किन चीजों से प्रभावित होता है, तो कहेंगे वो सबसे पहले तो अगर किसी बच्चा के अंदर आनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या हो बुआ? अगर किसी बच्चा के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर हो, आनुवांशिक रोग हो, तो कहेंगे वह इंसान क्या है बुआ? वह बीमार है, या आनुवांशिक रोगों से भी आपका हेल्थ क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है। दूसरा तो कहेंगे बुआ इन्फेक्शन के कारण। किसके कारण बाबू? इन्फेक्शन के कारण, यानी संक्रमण के कारण। किसके कारण? संक्रमण के कारण। या फिर मैं कह दूं कि सर आपके लाइफ स्टाइल के कारण। किसके कारण सर? लाइफ स्टाइल के कारण। लाइफ स्टाइल का मतलब जीवन शैली के कारण। आप कैसे जीवन जीते हैं? बहुत तो वो सोने का तरीका मालूम नहीं है, बहुतों को बैठने का तरीका मालूम नहीं है, कैसे भी सो जाते हैं, उससे की बाद में आपकी रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो जाएगी। कैसे भी बैठ जाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी जीवन शैली आपके हेल्थ को क्या कर सकती है? प्रभावित कर सकता है। उसके बाद कहें तो सर ड्रग्स एंड अल्कोहल के सेवन से भी आपका लाइफ खराब हो सकता है। ड्रग एंड अल्कोहल के सेवन से, क्या कहे हुआ? अल्कोहल के सेवन से, ड्रग एंड अल्कोहल के सेवन से भी आपका हेल्थ अफेक्टेड होता है, यानी कि शराब पीने से भी आपके हेल्थ क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो हेल्थ को मेंटेन करने के कुछ पैरामीटर्स हैं कि हमें संतुलित आहार लेनी चाहिए, नियमित तौर पे व्यायाम करनी चाहिए,
फिर हमें पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे साफ सफाई रखना चाहिए, जो कि आप लोग तगड़े लेवल से रखते हैं। उसके बाद योगा करना चाहिए, जिसमें से आप लोग खूब अच्छे से करते हैं। योगा से मेंटल और फिजिकल दोनों तौर से फिट होंगे। अगर किसी इंसान का हेल्थ प्रभावित होता है तो सर वो जेनेटिकल डिसऑर्डर से भी प्रभावित हो सकता है। किसी बच्चा में अनुवांशिक रोग आ गया, दैट मीन्स कि सर अनुवांशिक रोग का मतलब जो मम्मी पापा से आ गया हो। उसके बाद कहेंगे कोई इन्फेक्शन लग गया हो, किसी इन्फेक्शन के कारण उसके हेल्थ प्रभावित हो सकते हैं। उसके लाइफ स्टाइल के कारण, जीवन शैली के कारण हेल्थ प्रभावित हो सकता है। और ड्रग्स और अल्कोहल के सेवन करने से भी हेल्थ प्रभावित हो सकता है। तो फटाफट इस बात को यहाँ देखेंगे बुआ। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, स्लाइड पीछे जाना चाहिए। चले बुआ, हेल्थ को मेंटेन कैसे करना है, तो कहेंगे बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखनी चाहिए और योगा करना चाहिए। इससे फिजिकल और मेंटल तौर पे आप फिट रहेंगे। और हेल्थ अफेक्ट कैसे हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण, इन्फेक्शन के कारण, लाइफ स्टाइल के कारण एंड ड्रग एंड अल्कोहल के कारण। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? नेक्स्ट, मैंने कहा था कोई इंसान अगर हेल्दी है तो उसकी लॉन्गेटिविटी बढ़ जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो अगर वो हेल्दी है तो सर उसकी जो मोर्टिलिटी रेट है वो भी डिक्रीज हो जा सकती है और उसके बच्चे की मोर्टिलिटी रेट वो भी कम हो जाती है। यानी बच्चे की मृत्यु दर और माँ की मृत्यु दर दोनों कम हो जाता है। क्या हो जाता है बुआ? दोनों ही कम हो जाते हैं। यहां समझेंगे बुआ। अब मैंने आपको कहा सर, यहां ध्यान समझिए, हेल्थी इंसान क्या हो सकता है, लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या कह सकते हैं बुआ? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या हो जाता है सर? डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है बुआ? कम हो जाता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, जरा यहां समझने की कोशिश करिए, सर इन्फेक्शन क्या होता है? क्या कह सकते हैं बुआ? हमें पढ़ना है सर इन्फेक्शन के बारे में। क्या कहेंगे बुआ? संक्रमण के बारे में समझेंगे सर। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है बाबू? संक्रमण होता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि सर अगर कोई भी पैथोजन, कोई भी रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाए और वहां जाकर मल्टीप्लाई करे, अपनी संख्या बढ़ाए, तब उसे क्या कहते हैं? पैथोजन। क्या कहते हैं बुआ? पैथोजन। या लिखेंगे बुआ एंट्री या ग्रोथ। क्या लिखते हैं बुआ? एंट्री या स्लैश लिख के ऑब्लिक लिख के ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन and multiplication of pathogen, multiplication of pathogen, multiplication of pathogen in our body या in any cells called infection। क्या कहलाता है बुआ? हमारे शरीर के अंदर अगर कोई भी पैथोजन, कोई रोगाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर उसकी संख्या बढ़ जाती है, वो अपनी संख्या को बढ़ाता है, तो उसे कहेंगे इन्फेक्शन। क्या कहते हैं बुआ? और जनरली इन्फेक्शन कौन कॉज करता है? तो पैथोजन करते हैं। क्या करते हैं बुआ? पैथोजन क्या होते हैं इसको समझेंगे बुआ। पैथोजन क्या होते हैं, रोगाणु क्या होते हैं, इसको अब हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सर रोगाणु में दो वर्ड है। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर पैथोजन को अच्छे से समझिए, तो पैथोजन में दो वर्ड है। पहला वर्ड है बाबू पैथ। क्या होता है बुआ? और दूसरा ओजन। पैथो का मतलब मैं बात करूं तो डिजीज। क्या होता है बुआ? डिजीज। और ओजेंस का मतलब होता है कॉजिंग एजेंट। क्या कहते हैं बुआ? कॉजिंग एजेंट। अगर हिंदी में कहे तो रोग। क्या कहते हैं बुआ? बीमारी। रोग माने बीमारी। और अणु का मतलब कह सकते हैं उत्पन्न करने वाले कारक। उत्पन्न करने वाले कारक, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले कारक को रोगाणु कहते हैं। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजन। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? मैंने कहा इन्फेक्शन को समझाया, फिर आपके पैथोजन को समझाया। अब डिजीज का मतलब समझिएगा। सर डिजीज क्या होता है? मैं कह सकता हूं सर डिजीज का मतलब होता है डिसईज, डिस्कंफर्ट पैदा होना। डिजीज का मतलब होता है फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर देन वन ऑर्गन या मोर देन वन ऑर्गन सिस्टम इज अफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, या लिखेंगे विथ सम साइन एंड सिम्टम। अगर हमारे एक या एक से अधिक अंग या अंग तंत्रों का कार्य कुछ लक्षण के साथ प्रभावित हो जाए तो उसे हम कहते हैं डिजीज। क्या कहते हैं बुआ? डिजीज का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे बुआ अगर हमारे बॉडी के अंदर, लिखेंगे वेन फंक्शनिंग ऑफ, वेन वेन फंक्शनिंग ऑफ
when functioning of one or more than one or more than one, या लिखें वन और मोर देन वन ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम is affected is affected is affected with various sign and symptom with various sign and symptom various sign and symptom various sign and symptom called disease, यानी कि अनेक लक्षणों के साथ अगर हमारे शरीर का एक या एक से अधिक अंग अगर उसके कार्य प्रभावित हो जाए तो उसे हम कहते हैं डिजीज। क्या कहते हैं बुआ? कॉल्ड डिजीज। क्या कहलाएगा बुआ? कॉल्ड डिजीज। यानी अनेक लक्षणों के साथ हमारे शरीर का एक या एक से अधिक अंगों का कार्य प्रभावित हो जाए तब उसे कहते हैं डिजीज। क्या कहते हैं बाबू? डिजीज कहते हैं। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं है? हमने आपको सबसे पहले इन्फेक्शन समझाया, संक्रमण क्या होता है, तो कहेंगे एंट्री या ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन इनसाइड आवर बॉडी कॉल्ड इन्फेक्शन। क्या कहलाता है बुआ? यानी कि हमारे शरीर के अंदर कोई पैथोजन कोई रोगाणु प्रवेश करके वृद्धि करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, तो उसे संक्रमण कहते हैं। मैंने फिर आपको समझाया कि सर पैथोजन क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजन, बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक को रोगाणु कहते हैं। फिर मैंने आपको समझाया कि सर डिजीज क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि सर एक या एक से अधिक अंगों का फंक्शनिंग या मैं कहूं तो एक या एक से अधिक अंगों का कार्य कुछ लक्षणों के साथ प्रभावित हो जाए, यानी कि जब प्रभावित हो तो कुछ लक्षण दिखे तब उसे हम क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? डिजीज कहते हैं। तो फटाफट इसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे फटाफट से। मैंने आपको बताया इन्फेक्शन क्या होता है, संक्रमण क्या होता है बुआ, एंट्री या ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पैथोजन मैंने यही बताया। डिजीज का मतलब व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर देन ऑर्गन्स, मोर देन वन लिखें, क्या लिखें बुआ? फंक्शनिंग ऑफ मोर ऑर्गन लिखे भी सही है। व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज अफेक्टेड accompanied बाय वेरियस साइन एंड सिम्टम। मैंने बताया कि सर अगर कुछ क्या कहते हैं बुआ? अनेकों लक्षणों के साथ अगर हमारे एक या एक से अधिक अंगों का कार्य प्रभावित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं बुआ? रोग कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक को, रोग पैदा करने वाले जीव को क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। बोल बुआ किसी को दिक्कत तो नहीं है? फटाफट से यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है बुआ? एक बार इसको नोट कर लेंगे। हो गया बुआ? चलेंगे आगे हम पढ़ेंगे बुआ एंटीजन क्या होता है, जरा इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज एंटीजन? क्या कहते हैं बुआ? एंटीजन का मतलब क्या है इसको समझेंगे बुआ। एंटीजन यानी कि प्रतिजन, इसी का दूसरा नाम है बुआ इम्यूनोजन। क्या नाम है बुआ? इम्यूनोजन, या इसी को कह सकते ए ग्लूटिनोजन। क्या कहते हैं बुआ? ए ग्लूटिनोजन, ए ग्लूटिनोजन। क्या कहते हैं बुआ? एग्लूटिनोजन। इसी को हिंदी में कहते हैं प्रतिजन। क्या कहते हैं बुआ? प्रतिजन। प्रतिजन कहने का मतलब सर यह किसी पैथोजन के शरीर पर पाई जाने वाला एक प्रोटीन का लेयर होती है या प्रोटीन होता है। क्या होता है बुआ? या कह सकते हैं सर ये ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कह दूं, जरा ध्यान से समझेंगे कि सर आखिर एंटीजन क्या होता है, इम्यूनोजन क्या होता है, एग्लूटिनोजन क्या होता है। यानी कि एंटीजन का मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर पाई जाने वाली प्रोटीन, यानी कि जिसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण होता है उसे कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं बुआ? किसी भी सरफेस या किसी स्ट्रक्चर के ऊपर पाई जाने वाले या किसी भी ऑर्गेनेल्स या किसी पार्ट या किसी सब्सटेंस के ऊपर पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है जिसके खिलाफ क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्माण हो, उसे हम कहेंगे एंटीजन। क्या कहते हैं बुआ?
लिखेंगे इट इज अ सरफेस प्रोटीन या इट इज अ सब्सटेंस, लिखेंगे इट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस against which against which against which antibodies are formed, antibodies are formed, antibodies are formed, या इसी को कह सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स आर जनरेटेड कॉल्ड एंटीजन। क्या कहलाता है बुआ? कॉल्ड एंटीजन। या लिखेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसके विरुद्ध, जिसके विरुद्ध, जिसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, उसे एंटीजन कहते हैं, उसे एंटीजन कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। इट इज अ सरफेस प्रोटीन, यह एक सतह पर पाई जाने वाला प्रोटीन है। इट इज अ सरफेस प्रोटीन, इट इज अ सरफेस प्रोटीन, यह सतह पर पाई जाने वाला एक प्रोटीन है, सतह पर पाए जाने वाला, सतह पर पाए जाने वाला एक प्रोटीन है, सतह पर पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। मान ले बाबू कि अगर ये है आपका कोई ये पैथोजन है, जरा ध्यान से समझिएगा बाबू, ये है आपका कोई पैथोजन, क्या कहेंगे बुआ? और इस पैथोजन के ऊपर ये पाया जा रहा है सर प्रोटीन की लेयर, कौन सी लेयर सर? ये है सर इस पैथोजन का एंटीजन। क्या होते हैं बुआ? ये है सर एंटीजन। क्या कह सकते हैं बुआ? एंटीजन। यहां समझ सके बुआ, ये है आपका एंटीजन, एंटीजन यानी कि प्रतिजन, या इसे एंटीजन भी कहते हैं। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये जो एंटीजन है इसके खिलाफ क्या बनता है? एंटीबॉडी। क्या बनता है वो? लेकिन ये बात भी याद रखना है कि हर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं हमारे बॉडी के सेल्फ सेल के ऊपर भी एंटीजन होता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं ऑल एंटीजन्स आर नॉट इम्यूनोजेंस, सभी के सभी एंटीजन इम्यूनोजेंस नहीं होते। क्या कह सकते हैं बुआ? यहां पर आप नोट करके लिख सकते हैं ऑल एंटीजन, all antigens are not immunogen, all antigens are not immunogen, immunogen यानी कि सभी एंटीजन, सभी एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होता है, नहीं होता है। इम्यूनोजन का मतलब होता है बुआ जिसके खिलाफ क्या बनता हो? एंटीबॉडी। नहीं होता है, यानी सभी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनता है। एग्जाम्पल में सेल्फ एंटीजन, क्या कहते हैं बुआ? सेल्फ एंटीजन, स्वयं का एंटीजन। क्या कह सकते हैं बुआ? स्वयं का एंटीजन। फटाफट से इस बात को नोट करेंगे बुआ, ये स्लाइड में नहीं लिखा हुआ इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे। अगला हेडिंग डालेंगे बुआ एंटीबॉडी। अगला हेडिंग क्या डालना है बाबू आप लोग को? फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलेंगे बुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा बुआ, आखिर इस एंटीजन के खिलाफ क्या बनता है? एंटीबॉडी। क्या बनता है बुआ? एंटीबॉडी क्या होता है इसे समझेंगे बुआ। एंटीबॉडी, 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 एंटीबॉडी
अब जरा सभी लोग ध्यान से समझेंगे, वो जो एंटीबॉडी होता है तो कह सकते हैं बुआ, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन विच इज सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। यह एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में, एंटीजन के जवाबदेही में या एंटीजन के विरुद्ध बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बुआ? लिखेंगे इट इज अ complex glycoprotein. It is a complex glycoprotein. It is a complex glycoprotein which is formed by plasma cell. क्या कह सकते हैं बुआ? It is formed by plasma cell. पोस्ट में लिख सकते हैं बी सेल अगेंस्ट एंटी या रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एंटीजन लिखेंगे या प्लाज्मा सेल के द्वारा या प्लाज्मा कोशिका के द्वारा एंटीजन के विरुद्ध बनाए जाने वाले जटिल ग्लाइकोप्रोटीन का यौगिक होता है। कैसा होता है बुआ? यौगिक होता है। यानी कह सकते हैं बाबू, जो एंटीबॉडी होता है वह एंटीजन के खिलाफ बनाए जाते हैं। एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाए जाते हैं? एंटीजन के खिलाफ बनाए जाते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि एंटीबॉडी जो होता है कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एक जटिल ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? अब मैं आपसे कहता हूं बुआ, इसका दूसरा नाम है बुआ एग्लूटिनिन। इट इज also known as immunoglobulin या एग्लूटिनिन। इसे इम्यूनोग्लोबिन या एग्लूटिनिन के नाम से जाना जाता है, के नाम से ही जाना जाता है बुआ। इसे शॉर्टकट में आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बुआ? डिनोटेड बाय आईजी, यानी आईजी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बुआ? आईजी से दर्शाते हैं। फटाफट से बाबू नोट करिएगा, ये भी बात स्लाइड में नहीं है बुआ। एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन को कहते हैं, रिएक्शन की स्टडी को कहते हैं क्या? सीरोलॉजी। क्या कहते हैं बुआ? एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के स्टडी को सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सीरोलॉजी कहते हैं। तो जरा फटाफट से इसको नोट करेंगे, एक मिनट ये भी देख लेते हैं बुआ। लिखेंगे स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कॉल्ड सेरोलॉजी। एंटीजन एंटीबॉडी के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन को, एंटीबॉडी के अभिक्रिया को, एंटीजन एंटीबॉडी के अभिक्रिया को या अभिक्रिया के अध्ययन को,
सीरोलॉजी कहते हैं। अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। सीरोलॉजी कहते हैं। बोलिए बुआ, किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो फटाफट से इसको नोट कर लेंगे आप लोग। हट जाते 1 मिनट के लिए। आप लोग बुआ थोड़ा देर वेट करेंगे, यह सेकेंड ईयर वालों का क्लास चल रहा है। किसी को दिक्कत तो नहीं है बुआ? दिक्कत होगा तो जरूर बताना बुआ कमेंट बॉक्स में। चल बुआ आगे देखते हैं, इसको भी फटाफट नोट कर लेना बाबू, फटाफट से इसे नोट कर लेना। हो गया? चल बाबू आगे देखते हैं। मैंने कहा सर ये है आपका ब्लड, क्या है बुआ? अगर जो ब्लड है, इस ब्लड में से आप सेल्स को माइनस कर दिए या फॉर्म्ड एलिमेंट को माइनस कर दिए, तब इसे कहते हैं बुआ प्लाज्मा। क्या कहते हैं बुआ? प्लाज्मा कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे सर यहां सेल्स का क्या मतलब है, तो कहेंगे WBC। क्या लिखेंगे बुआ? RBC। या लिखेंगे चला प्लेटलेट्स। क्या लिखते हैं बुआ? प्लेटलेट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लेटलेट्स। यानी अगर रक्त में से रक्त कोशिका को माइनस कर देते हैं, तब इसे कहते हैं चला प्लाज्मा। क्या कहते हैं बाबू? इसे प्लाज्मा कहते हैं। आ जाएंगे बाबू। ये प्लाज्मा में से, यहां ध्यान से समझना, और प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दे, क्लॉटिंग फैक्टर को, यानी रक्त को थक्का जमाने वाले जो कारक है, रक्त अस्कंदन कारक, उसको माइनस कर दे, तब उसे कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं बाबू? उसे कहते हैं हम लोग सीरम। यानी प्लाज्मा में से रक्त अस्कंदन कारक, कौन सा बुआ? रक्त अस्कंदन कारक, स्कंदन कारक को अगर माइनस कर दे तो उसे सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं चला? उसे कहते हैं हम लोग सीरम। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। अब हमें पढ़ना है एंटी सीरम। क्या पढ़ना है बुआ? एंटी सीरम का मतलब वैसा सब्सटेंस जिसमें पहले से निर्मित एंटीबॉडी प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो बुआ? यानी लिखेंगे सब्सटेंस इन विच एंटी से, क्या कहते हैं बुआ? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट कॉल्ड एंटी सीरम। क्या कहते हैं? एंटी सीरम। अगर आपसे कोई पूछे कि सर सीरम तो समझा दिया, अगर ब्लड में से WBC RBC और प्लेटलेट्स को निकाल दें तो बचेगा सिर्फ प्लाज्मा। क्या बचेगा बाबू? और प्लाज्मा में से रक्त स्कंदन कारक या क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दे तो उसे कहते हैं सीरम। क्या कहते बुआ? सीरम कहते हैं। मैंने पढ़ाया एंटी सीरम। क्या बताया बुआ? एंटी सीरम का मतलब वैसा सब्सटेंस जिसके अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी हो, यानी कि पहले से निर्मित एंटीबॉडी हो, उसे कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? जैसे किसी को सांप काट लेता है तो आप लोग जाते हैं वो सदर अस्पताल में, कहते हैं एंटी वेनम लगा दो। क्या लगा दो? अगर किसी को क्या कुत्ता काट लिया तो एंटी रेबीज लगा दो। अगर किसी को क्या कहीं टिटनस का शिकायत हो तो एंटी टिटनस लगा दो। तो कहेंगे सर कि वैसा सब्सटेंस या वैसा पदार्थ जिसके अंदर पहले से रेडीमेड एंटीबॉडी मौजूद हो, उसे कहते हैं एंटी सीरम। क्या कहते हैं बुआ? अब जरा ध्यान से समझेंगे एंटी सीरम के बारे में हमने कहा। अब पढ़ेंगे टॉक्सिन्स के बारे में। क्या कह सकते हैं बुआ? टॉक्सिन के बारे में। वेनम के बारे में समझेंगे। सर वेनम क्या होता है? विष क्या होता है? जहर क्या होता है? तो कहेंगे सर ऐसा विषैला पदार्थ जो किसी जानवर के द्वारा स्रावित किया गया हो, जो किसी जंतु के द्वारा स्रावित किया जाता हो, उसे हम वेनम कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? उसे वेनम कहते हैं। मैंने आपको एंटी सीरम बता दिया, सीरम कॉन्टेनिंग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी। क्या कहेंगे बुआ? जिसमें प्री फॉर्म एंटीबॉडी हो उसे एंटी सीरम कहते हैं। यानी पहले से मौजूद अगर एंटीबॉडी है तो उसे एंटी सीरम कहेंगे। क्या कहते हैं बाबू? एंटी सीरम। फिर मैंने आपको समझा दिया ब्लड माइनस सेल्स इक्वल टू प्लाज्मा, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इक्वल टू सीरम। वेनम का मतलब होता है वैसा विषैला पदार्थ जो क्या हो किसी जानवर के द्वारा स्रावित किया जाता है, उसे वेनम कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? और टॉक्सोइड का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, यानी कि निष्क्रिय टॉक्सिन। क्या कहते हैं बुआ? निष्क्रिय टॉक्सिन को, जो अक्रिय हो चुका है टॉक्सिन, उसी को कहते हैं टॉक्सोइड। क्या कहते हैं बुआ? तो चलेंगे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और उम्मीद होगा कि आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो यहाँ तक देखने के लिए, पैसेंस बनाकर देखने के लिए धन्यवाद। और वो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। सर जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछने की कोशिश करेंगे और आपको जरूर ही आपका क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू बुआ।